हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिसोर्सेज, यानी कि ज्योग्राफी। क्लास 10th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास। जिसका रिवीजन जो है हम करेंगे वो किसका, जो एमसीक्यू है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। जिससे पहले यहाँ पे अगर जो देखें, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि रिसोर्सेस किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि प्रकृति की सभी वस्तुएं, मानव द्वारा उपयोगी वस्तुएं, केवल खनिज, केवल वन। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रकृति की सभी वस्तुएं, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो ये प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें जो उपस्थित यानी कि जो प्रेजेंट है सभी वस्तुएं, वो क्या है, संसाधन है। तो ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो देखें तो प्रकृति में हर बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपस्थित हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में या प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुएं जो हैं वो रिसोर्सेज हैं। क्योंकि रिसोर्सेज जो संसाधन होता है, संसाधन का मतलब ये होता है कि जिससे हमारा जो काम है वो आसान होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो क्या है, वो हमारा क्या है, संसाधन है। लेकिन अब जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो क्या कोई कुत्ते के ऊपर बैठ के जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो जो कुत्ता है वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकृति की सभी वस्तुएं जो हैं वो संसाधन नहीं है। दूसरा कह रहा है कि मानव द्वारा उपयोगी वस्तुएं, यानी कि मानव के द्वारा जो उपयोग की जाती हैं वस्तुएं, वो क्या है, वो संसाधन है। केवल खनिज। तो पहला नंबर तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जब केवल खनिज की बात करेगा, केवल जहाँ पे लग जाएगा तो केवल। अब प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या है, हमारे लिए संसाधन है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे केवल खनिज या केवल वन, तो केवल केवल जो है वन कैसे संसाधन हो सकता है या केवल खनिज कैसे हो सकता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों क्या है, ये गलत है। पहला क्यों गलत है कि प्रकृति की सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है, तो ये गलत बात है। मानव द्वारा उपयोगी वस्तुएं जो है वो संसाधन है, ये सही है। केवल खनिज है, ये भी गलत है। केवल वन है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, थोड़ा सा हम डिफिनीशन दिखाना चाहते हैं उसका। आप लोग, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन उसे कहते हैं जिससे इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जो ज़रूरत हो उसका उपयोग करके, और क्या करे, काम अपना पूरा कर ले, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो संसाधन है, संसाधन को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो क्या है, वो ऑप्शन ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो संसाधन को है वो चार आधारों पर बांटा गया है। ओके। अब यहाँ पर देखेंगे जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, यानी कि जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर जो देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक संसाधन क्या होते हैं, यानी कि जो जीवों से जो प्राप्त होते हैं, यानी कि जीवित चीज़ों से जो हम प्राप्त करते हैं उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से हमें प्राप्त होते हैं उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ हो गया, पेड़ से कोई भी चीज़ अगर जो हमको प्राप्त होता है तो हम उसे कहेंगे जैविक संसाधन है। जैसे कोयला हो गया, कोयला एक क्या है, एक जैविक संसाधन है। पेट्रोलियम एक जैविक संसाधन है। क्यों? क्योंकि कोयले का जो निर्माण होता है वो कहीं न कहीं पेड़ पौधों के द्वारा ही होता है। वो पेड़ पौधे जब गिरते हैं, सड़ते हैं, यानी कि बहुत सारे सालों तक, यानी कि लाखों वर्षों तक वो क्या होते हैं, नीचे दबे होते हैं। उसके बाद ही क्या होता है, कोयले का निर्माण होता है।
तो इसे हम क्या कहेंगे, जैविक संसाधन। और अजैविक संसाधन यानी कि जैसे अब अगर जो बात करें जल का, है ना, तो जल क्या है, वायु, ये सब क्या है, ये सब अजैविक संसाधन है, क्योंकि जल जो है वो जीव किसी जीवित वस्तु से हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक। नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है, अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसका उपयोग हम केवल एक बार करें, दोबारा उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो सौर ऊर्जा होता है उससे, वो हम, वायु हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब जो हैं वो नवीकरणीय संसाधन है। अब सूरज जब तक है, जब तक हमको एनर्जी मिलेगी, सूर्य की किरणें धरती पर आएंगी, अगर हम सोलर प्लेट बैठाते हैं तो उसे क्या है, हम हमको इलेक्ट्रिसिटी उससे मिल सकती है। लेकिन वहीं अनवीकरणीय संसाधन यानी कि जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है, अगर एक बार ख़त्म हो गए तो ये दोबारा हमको नहीं मिलेंगे। या ऐसा भी नहीं है कि हम इसका जो है उत्पादन 1-2 साल में या 10 साल में कर सकते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन हो गया। व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन क्या होता है? अब देखो, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन यानी कि जो तुम्हारी चीज़ें पर्सनल हो, यानी किसी एक व्यक्ति का हो, अपना हो, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे या पर्सनल रिसोर्सेज बोलते हैं। और सामुदायिक संसाधन क्या होता है? सामुदायिक संसाधन उसे कहते हैं जहाँ पर सबका हक हो। जैसे आप गाँव वगैरह में जाएँगे तो वो चारागाह जो होता है, चारागाह का जो ज़मीन छूटा होता है, वहाँ पर किसी एक का कब्ज़ा नहीं होता है, बल्कि उस पर पूरे गाँव की जो गाय, भैंस, बकरी वहाँ पर आकर के चर सकती हैं। उस पर कोई एक पर्टिकुलर इंसान उस पे मना नहीं कर सकता है कि आप यहाँ जो है नहीं चरा सकते हैं। जैसे सिटी में जाएँगे तो वहाँ पे क्या होता है, पार्क होता है। अब वो उस पार्क में जो है वो कोई भी आ जा सकता है, कोई भी जाकर के बैठ सकता है। और आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे लोग जो है, आस-पास के लोग वहाँ शाम के टाइम में जाकर के वहाँ पे बैठते हैं। तो वो कैसा है, वो सामुदायिक है, यानी कि वो पब्लिक प्लेस है। रेलवे स्टेशन हो गया, है ना? एयरपोर्ट हो गया, तो ये सब क्या है, ये पब्लिक प्लेस है, तो इसे हम कहते हैं कि सामुदायिक संसाधन। ट्रेन हो गया, अब ट्रेन से क्या है, ट्रेन से केवल क्यों एक पर्सनल आदमी थोड़ी ना कोई जाएगा, कोई व्यक्तिगत आदमी का कभी ट्रेन हो सकता है। तो ये हो गया नवीकरणीय और नवीकरणीय, और ये हो गया व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि पर्सनल और जो है पब्लिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं, यानी कि भारत के, जैसे भारत की बाउंड्री है, अब देखेंगे कि भारत की ये बाउंड्री है, और भारत की बाउंड्री के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उस पर किसका अधिकार है, उस पर जो है अधिकार, वो भारत सरकार का यहाँ से यूज, इस बाउंड्री के अंदर कुछ भी कर सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्या है? यानी कि भारत की बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो सब क्या है? वो सब राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन ऐसा संसाधन, अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको पाकिस्तान नज़र आएगा, ठीक? ये जो है ये पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान हो गया, है ना? इधर आएँगे आप तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपको मिलेगा जो अरब सागर है। तो अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसके नीचे आएँगे तमिलनाडु, यहाँ, तो इसके नीचे जब आएँगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हिंद महासागर। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो हिंद महासागर जो है केवल भारत का है, या अरब सागर केवल भारत का है, बल्कि इस पे कई देशों का जो है यूँ कह लीजिए कि कई देश जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि ऐसा संसाधन जिसका क्या कर सकते हैं हम, कई देश उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ गया होगा? तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने कहा कि जैविक और अजैविक होते हैं। तो ऑप्शन इस तरीके से, ऑप्शन कौन-सा सही होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन? तो जैसा कि अभी पीछे हमने बताया कि जो कोयला है वो एक कैसा? अनवीकरणीय संसाधन है।
उत्पत्ति के आधार पर अगर जो देखें तो एक जैविक संसाधन है ना। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जैविक, अजैविक, नवीकरणीय और मानव निर्मित। अब यहाँ पर जैविक अभी हमने बताया कि जो जीवित वस्तु यानी कि जो जीवित वस्तु होते हैं उनसे जो निर्माण होता है, जिस रिसोर्सेज का, जिस संसाधन का, उसको हम जैविक संसाधन कहते हैं। अजैविक यानी कि जो निर्जीव पदार्थों से हम या निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है। नवीकरणीय यानी जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। मानव निर्मित, अब यहाँ पर ये देखेंगे मानव निर्मित। ये मानव निर्मित क्या होता है? यानी कि मानव के द्वारा निर्मित की गई, बनाई गई चीज को हम मानव निर्मित कहते हैं। तो कोयला क्या कभी मानव निर्मित हो सकती है? कोयला कोई मानव बना सकता है? नहीं बना सकता। ये एक नेचुरली जो है प्रोसेस के द्वारा बनता है, यानी कि जो एक प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा ये बनता है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा? जैविक संसाधन। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वो पांचवा क्वेश्चन है क्या? नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन हमने कहा कि जिस चीज का हम क्या कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। अब इसमें देखो पेट्रोलियम जो है उसको लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में, लाखों वर्ष बनने में, तो ये इसका तो हम बार बार उपयोग कर नहीं सकते अभी। अब एक बार आप अगर जो आपने कर लिया आज ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब कि आपको लाख 10 लाख वर्ष क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार, लाखों वर्ष बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद हम पेट्रोलियम फिर ला करके इसका यूज करेंगे। कोयले का भी ऐसे ही है, प्राकृतिक गैस का भी इसी प्रकार है। तो इसका मतलब अनवीकरणीय जो संसाधन है वो कौन सा है? एक तो पेट्रोलियम हो गया, एक कोयला हो गया और एक प्राकृतिक गैस हो गया। तो इसका मतलब, और पूछा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन का जो उदाहरण है वो सबसे अच्छा कौन सा है? वो सी यानी कि सौर ऊर्जा। जैसा कि हमने बताया कि सौर ऊर्जा जो है वो क्या है? जब तक ये धरती है, जब तक सूर्य है, तब तक सौर किरणें क्या है? धरती पर आएंगी। सोलर पैनल अगर आप बैठाते हैं, जिसको सोलर प्लेट कहते हैं, सोलर प्लेट अगर जो आप बैठाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, आपको लाइट की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि हम आज यूज किए, कल भी उसका यूज कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, बार बार। ऐसा इसमें कोई भी प्रॉब्लम या ऐसा नहीं आने वाला है कि ये जो है 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, 2 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद। ख़त्म कब होगा? जब दुनिया ख़त्म होगी तब वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? जो है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अजैविक संसाधन का उदाहरण। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन क्या है अभी? जैसे जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन यानी कि जो किससे निर्मित? जो निर्जीव, वन, इसमें तो जान होती है, पशु इसमें भी जान होती है, जल और खनिज। खनिज का भी जो निर्माण होता है वो किससे होता है? खनिज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो इसमें अजैविक संसाधन का उदाहरण है। तो अजैविक संसाधन का उदाहरण जो है उससे वो होगा खनिज। खनिज एक अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट, संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि संसाधन का हम संरक्षण करते हैं, संसाधन का बचाव करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका पर्पज क्या है? क्या यही पर्पज है कि अधिक अधिक उपयोग करें हम बचा करके? क्या ये जो है हमारा उद्देश्य, ये हमारा पर्पज है कि संसाधनों की बर्बादी करें, या भविष्य के लिए बचाव, केवल वर्तमान उपयोग के लिए हम इसको बचाएं? तो भाई अगर जो हम किसी चीज़ का बचाव करते हैं तो वो किसके लिए? भविष्य के बचाव के लिए जो है, भविष्य के लिए बचाव, यानी कि हम इस तरीके से संसाधन का उपयोग करें कि जो इन फ्यूचर, भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है वो भी क्या कर सके? इसका उपयोग कर सके। ठीक है ना? तो नेक्स्ट, आगे, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा कौन सा? अधिक उपयोग। भाई अधिक उपयोग के लिए संसाधन का संरक्षण नहीं किया जाता है, बल्कि संसाधनों की बर्बादी के लिए किया जाता है। नहीं, भविष्य के लिए बचाओ, यानी कि भविष्य के लिए बचाया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? संसाधन का संरक्षण करते हैं। संरक्षण का मतलब
बचाना। ओके, तो ऑप्शन सी क्या होगा, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भूमि उपयोग का सही उदाहरण क्या है। भाई भूमि जो उपयोग है वो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो भूमि का उपयोग हम किस किस चीज में करते हैं, सिंपल सी बात है, कृषि के लिए, खनन के लिए, आवास के लिए, इन सभी के लिए। भाई कृषि के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। खनन का उपयोग किसके लिए करते हैं, सॉरी खनन का उपयोग जो है वो किस पे करते हैं, तो भूमि पर ही करते हैं। आवास कहाँ बनाते हैं, भूमि पर ही बनाते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक भूमि उपयोग किस में होता है, तो वन, चारागाह, कृषि, बंजर भूमि। तो आपको हम बता दें कि वन लगभग 23% जो है वो क्या है, वन है। भूमि का के लगभग 23%, यानी कि 23%। अगर जो कृषि की बात करें तो कृषि जो है वो कितना है, लगभग सॉरी 46% है। एक मिनट, यहाँ जो देखेंगे तो जो कृषि है वो लगभग 46% है। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन, भारत में सबसे अधिक भूमि उपयोग किसमें होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही, करेक्ट आंसर। ये बंजर, तो वन क्या होता है ये सबको पता है कि वन जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, बड़े बड़े जो जंगल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वन कहते हैं। चारागाह, चारागाह क्या होता है, चारागाह उसे कहते हैं, यानी कि हर गांव में एक क्षेत्र ऐसा छूटा होता है जहाँ पर लोग जो है अपने पशुओं को ला करके चराते हैं, उसे हम चारागाह कहते हैं। कृषि सभी को पता है, जो हम खेती बाड़ी करते हैं वो क्या है, कृषि है। इसमें जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि क्या होती है, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर किसी का कब्जा ही ना हो, यानी यूँ कह लीजिए कि वो एक सरकारी जो ज़मीन होती है, गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, तो गांव में उसे हम क्या कह देते हैं कि ये बंजर भूमि है, यानी कि वो किसी के नाम पर नहीं है या किसी के वो कब्जे में नहीं। ओके, तो ये ऑप्शन जो होगा वो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, यानी कि जो संसाधन है उसका विवेकपूर्ण जो उपयोग कहलाता है, शोषण, संरक्षण, नष्ट करना, व्यापार। यानी कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, यानी कि हम जो है वो विवेकपूर्ण अपनी इच्छा से जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या शोषण कहलाएगा, तो शोषण का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ का अगर जो जैसे शोषण करते हैं, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करे, ले करके आए और वो कहे, अब मार्केट में मान लो कि मजदूरी जो है वो कितना है, वो मजदूरी मान लो 300 रुपये है, लेकिन वो क्या किया, उसने उस व्यक्ति को ले करके आया अपने घर पे और उससे काम करवाया, और फिर उसने क्या किया, उसको दिया कितने, 150 रुपये पर डे जोड़ के। ठीक, अब वो क्या हुआ, और कहा, अगर जो किसी से तुमने कहा बाहर जा कर के, तो हम तुमको क्या करेंगे, तुमको मार देंगे, यानी कि मारने की धमकी दिया, या और किसी प्रकार से जो है उसने उसको धमकाया कि वो जा कर के किसी को बाहर ना बताए। तो उसने क्या किया यहाँ पे, उसने उसका किया शोषण। ठीक, संरक्षण का मतलब अभी पीछे बताया हमने कि संरक्षण का मतलब बचाव करना, नष्ट करना यानी कि किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, व्यापार, व्यापार का मतलब कि उसका खरीद फरोख्त करना, यानी कि बेचना और खरीदना ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। भाई विवेकपूर्ण उपयोग जो होता है वो क्या है, वो संरक्षण करना है, इच्छा से जो की जाती है क्या है, संरक्षण है। संरक्षण का मतलब हम क्या करते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण कहलाता है। तो संरक्षण हम जो है संसाधनों को हम क्या करते हैं, बचाते हैं। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण, भाई मानव के द्वारा जो बनाई गई संसाधन है, निर्मित, निर्मित मतलब बनाई गई जो संसाधन है उसे हम क्या कहते हैं, तो मानव द्वारा निर्मित संसाधन का उदाहरण है नदी। भाई अगर जो हम आपसे पूछे कि आपके गांव में किसी ने नदी बनाया है, तो आपका क्या जवाब होगा, आज तक मैंने तो कभी सुना ही नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कोई नदी बनाया हो, या किसी गांव के लोगों ने मिलकर के नदी बनाया हो। नदी जो है वो अपने आप बन जाता है, यानी ये क्या है, एक प्राकृतिक देन है। नदी जो है वो अपने आप बनती है, मानव के द्वारा ये नहीं बनाई जाती है। पर्वत,
पर्वत को किसी मानव द्वारा बनाया गया? नहीं बनाया गया। वन, भाई जंगल बड़े बड़े, अब कहेंगे कि वन, तो हम तो अपने पेड़ लगाते हैं। तुम लगाते हो, पेड़ को बनाते नहीं हो। पेड़ को ले जा करके हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, बैठा देते हैं, बीज डाल देते हैं, पौधा अपने आप ही क्या होता है, उगता है। उसमें मेरा कोई भी वैसा योगदान नहीं होता है कि हम उसके अंदर जो है क्लोरोफिल बनाए, हम उसका पत्ती बनाए, हम जो है उसका स्टेम यानी कि उसकी तना बनाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नदी हो गया, पर्वत हो गया, वन हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, यानी कि नेचुरली बने होते हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि ऐसा तुमको बताना है, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। तो मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा जो बनाई गई संसाधन है वो क्या है, वो है सड़क। सड़क जो है वो मानव के द्वारा बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है, संसाधन तभी उपयोगी बनते हैं। संसाधन तभी उपयोगी बनते हैं जब वे प्रकृति में हों, मानव उन्हें उपयोग में लाए, वे महंगे हों, वे दुर्लभ हों। कह रहा संसाधन तभी। अब एक बात आपके जहन में होना चाहिए, दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि संसाधन आखिर है क्या, है ना। पहले ही हमने स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया है कि संसाधन आखिर क्या है। तो संसाधन हमने कहा कि जिस चीज़ का हम उपयोग करके अपने काम को हम आसान कर देते हैं, वो क्या है, वही हमारे लिए संसाधन है। अब भाई खाने का संसाधन अलग हो सकता है, आने जाने का संसाधन अलग हो सकता है। हर चीज़ का जो है वो संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से तो संसाधन तभी उपयोगी बनते हैं। उपयोगी मतलब उसका हम उपयोग कब कर सकते हैं, या वो हमारे लिए कब उपयोगी बनते हैं, वो प्रकृति में हो। क्या कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी कब है, जब वो प्रकृति में हो, मानो उन्हें उपयोग में लाए, वह महँगे हों, कोई चीज़ महँगे होंगे, तो क्या वो हमारे लिए संसाधन बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। जैसे आपके पास जो है वो कितना, मान लो आपके पास 2000 रुपये है। अब आपको फ्लाइट से जाना है। अब फ्लाइट से जाना है तो आप क्या करेंगे? अब जो फ्लाइट है उसका किराया जो है वो 6000 है, मान लो, सपोज़ दैट मान लें 6000 है। तो आपके लिए जो फ्लाइट है वो संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि आप जो है फ्लाइट का टिकट खरीद सके। तो ये आपके लिए संसाधन नहीं है। तो हमने कहा संसाधन क्या है? संसाधन वही है जिसका हम उपयोग कर सके, जो खरीदने लायक हो, जो उपयोग करने लायक हो, वही क्या है, संसाधन है। तो ये किसी और के लिए संसाधन हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए अभी संसाधन नहीं है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो संसाधन तभी उपयोगी बनते हैं जब वह प्रकृति में हो, नहीं मानो उन्हें उपयोग में लाए, यस, वह महंगे हों, वह दुर्लभ हों। दुर्लभ का मतलब रेयर केस में दिखाई दे, यानी कि दुर्लभ का मतलब कि कोई चीज़ हमें मान लो जैसे अब सोना, सोना क्या है, सोना एक दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब वो कहीं कहीं मिलेगा आपको, हर जगह वो अवेलेबल नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दुर्लभ। तो भाई दुर्लभ जो होगा वो हमारे लिए संसाधन ही नहीं हो सकता, जो महंगा होगा वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता। वह जो प्रकृति में हो हो भी सकता है, हर चीज़ प्रकृति में रहने वाला चीज़ जो है वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ संसाधन हो सकता है या होगा जो मानव क्या करे, उपयोग में लाए। तो इस तरीके से ऑप्शन बी क्या है, वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है संभावित संसाधन। संभावित यानी कि जिस संसाधन की क्या है, हमें संभावना है, जो पूरी तरह उपयोग में हो, जिनका उपयोग भविष्य में हो सकता है, जो समाप्त हो चुके हैं, जो केवल समुद्र में पाए जाए। अब यहाँ पे देखो, जो केवल समुद्र में पाए जाते हैं, भाई जो केवल समुद्र में पाया जाए उसे हम संभावित संसाधन नहीं कहते। संभावित का मतलब जो जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, जहाँ पे संभावनाएं होंगी। अगर जो संभावना, जैसे कि यहाँ पे संभावना है कि पेट्रोल पेट्रोलियम पदार्थ जो है यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर कोयला जो है वो मिलेगा, यहाँ मिलने की क्या है, संभावना है। तो जो पूरी तरह उपयोग में हो, जिनका उपयोग भविष्य में हो सकता है ना।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि जिनका उपयोग भविष्य में हो सकता है, वो क्या होगा? संसाधन होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है इसमें। विकसित संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन क्या कहलाएंगे भाई? या विकसित संसाधन किसे कहते हैं? जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है। भाई जिनकी मात्रा ही नहीं ज्ञात है उसके हम विकसित कैसे कह सकते हैं? जिनका उपयोग नहीं होता है, जिनका उपयोग विकसित नहीं, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, जो केवल गाँव में हो। तो यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि विकसित उसे कहते हैं जो हर तरीके से क्या हो, तैयार हो और उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं, सर्वेक्षण भी उसका हो गया है, उसे विकसित कहते हैं। तो जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वेक्षण का मतलब जो सर्वे सर्वे उसका हो चुका है कि ये चीज़ यहाँ पर पाया जाता है, ये ज़मीन के नीचे क्या है, डिपॉजिट है और इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है, जैसे कि हमने पीछे अभी बताया, खेत, तालाब, रेलवे, निजी कुआं। यानी कि ऐसा संसाधन जो क्या हो, जो भारत की बाउंड्री के अंदर हो और भारत उसका उपयोग जो है हर कोई कर सकता है, वो क्या है? वो कहलाता है राष्ट्रीय संसाधन। तो खेत ये तो पर्सनल होता है, तालाब ये भी पर्सनल भी हो सकता है, निजी कुआं तो निजी है तो वो कहाँ से राष्ट्रीय होगा? रेलवे, रेलवे जो है उसका उपयोग हर कोई कर सकता है और वो भारत की बाउंड्री के अंदर है। यानी कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति भी यहाँ महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन या रेलवे का उपयोग कर सकता है। तमिलनाडु में रहने वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। या अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भी आकर के इसका उपयोग कर सकता है। तो ये क्या है? रेलवे एक राष्ट्रीय संसाधन है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई भी चीज़ें, कोई भी गलती होती है या आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।